हेलो फ्रेंड्स, आई एम वंदना खत्री। वेलकम टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जब एक मैनेजर एंटरप्राइज का ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को कैरी करता है तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है विच हेल्प्स इन अचीविंग द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिकली। दिस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इट विल लीड टू लीस्ट वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये जो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ जो है दे आर बीइंग गाइडेड बाय द रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो कि टॉप मैनेजमेंट फ्रेम करती है। एंड यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग होती है एंटरप्राइज की। जॉब्स आर क्लियरली डिफाइंड, रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू वर्क हैव बीन लेड डाउन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी एक इंडिविजुअल को असाइन की गई है उसको भी क्लियरली डिफाइन करता है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप को क्लियरली डिफाइन करता है। डेजिग्नेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा वो भी क्लियरली डिफाइन करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है बाय द मैनेजर्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो वी कैन डिफाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज an organizational structure which is designed by the management to achieve organizational goals। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मैनेजमेंट डेवलप करती है ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, एंड टारगेट्स हैं, उनको हम अचीव कर पाएँ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। So it can be either functional or divisional structure that we have already discussed in my previous video। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है it can be either on the functional basis or it can be on the product basis as we have already discussed in detail in my previous video। Now let us discuss the features of formal organization। Formal organization का जो first feature है that is deliberately design। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम इंटेंशनली क्रिएट करते हैं, डेलिबरेटली डिज़ाइन किया जाता है बाय टॉप मैनेजमेंट। और ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है? सो दैट इट विल हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ बेसिकली क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ओनली। सेकेंड फीचर है इसका पर्पस। जो मेन पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का दैट इज़ टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं इन प्लानिंग। इट लेज डाउन द रूल्स प्रोसीजर्स जो कि ज़रूरी हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड फीचर इज एम्फेसिस। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। ये काम पे ज़्यादा एम्फेसाइज करती है जो हमें ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है टू अचीव द प्री डिसाइडेड गोल्स रादर दैन interpersonal relationships among the employees। तो जो इसका emphasis है that is more on work rather than interpersonal relationships among the employees। Next feature is creation of superior subordinate relations। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्लियरली डिफाइन करती है जॉब पोजीशंस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर नेचर ऑफ इंटर रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो क्लियरली डिफाइंड। तो ये क्लैरिफाई करती है हु हैज़ टू रिपोर्ट टू होम, यानी कि किसी भी काम के लिए एक इंडिविजुअल किसको रिपोर्ट देगा या किसको अप्रोच करेगा दैट इज़ क्लियरली डिफाइंड एंड दैट इज़ वाई इट क्रिएट सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस। जिस इंडिविजुअल के पास ज़्यादा अथॉरिटी है दैट इंडिविजुअल बिकम्स द सुपीरियर एंड द अदर हु हैज़ लेसर अथॉरिटी देन दी फर्स्ट वन इज़ द सबॉर्डिनेट। तो सबॉर्डिनेट जो है वो ऑर्डर्स लेता है, इंस्ट्रक्शंस लेता है सुपीरियर से, और सुपीरियर जो है ही विल सी वेदर द सबॉर्डिनेट इज परफॉर्मिंग द टास्क ऑन टाइम और नॉट। सबॉर्डिनेट इज रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल और अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क टू द सुपीरियर। तो एक रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। जो डिफरेंट हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, whatever work is being performed in these different departments, that work and efforts are integrated with the help of formal organization। basically जो different departments में काम किया जा रहा है, जो efforts put on किए जा रहे हैं for attainment of the goals, those
efforts and those work or activities are coordinated or integrated through formal organization only. Last feature is scalar chain. Formal organization जो है it basically follows scalar chain of communication in the organization. तो स्केलर चेन जो है दैट इज़ बेसिकली फॉर एग्जांपल ए इज़ द बॉस, ही हैज़ टू लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओवर हियर. इफ़ D wants to communicate with M, so he will follow this chain. He will pass on the message to C, C will pass on to B, B will pass on to A, then L, and then ultimately to M. So this is a chain which has to be followed to transfer the messages from D to M. तो ये जो chain है that is called scalar chain. एंड देर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि कोई भी एक एम्प्लॉय किसी दो इंडिविजुअल से ऑर्डर्स या इंस्ट्रक्शन नहीं लेगा. देर इज़ अ चेन विच इज़ बीइंग फॉलोड हियर एंड दैट इज़ वाई देर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. नाउ लेट अस सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसका फर्स्ट एडवांटेज है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो रोल्स हैं दे आर बेसिकली क्लियरली डिफाइंड इन द ऑर्गेनाइजेशन कि किस इंडिविजुअल को क्या काम करना है. तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन केस ऑफ फेलियर्स दैट कैन बी ईजीली फिक्स अप ऑन एन इंडिविजुअल और द डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल है उस काम को के फेलियर के लिए. तो दैट इज़ द वन एडवांटेज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड इज़ क्लैरिटी ऑफ रोल्स. यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है इन द रोल ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बिकॉज एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़ जो कि उनको हमने असाइन कर रखी है, स्पेसिफाई कर रखी है उनके लिए. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ अवॉइडिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी कि कोई भी दो इंडिविजुअल एक जैसा काम नहीं कर रहे. दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन टास्क विच हैव बीन असाइंड बाय द मैनेजमेंट टू देम. थर्ड एडवांटेज इज़ यूनिटी ऑफ कमांड. तो यूनिटी ऑफ कमांड जो है यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड चेन ऑफ कमांड. As we are following scalar chain, so every message is being passed from one person to the other, and there is a chain of command in the organization to pass on the information. No two individuals are receiving messages or orders or instruction from any two bosses. हर एक आदमी एक ही इंडिविजुअल से ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस ले रहा है, तो देयर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड इन द ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट एडवांटेज इज इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं in the organization to achieve pre-decided goals, and this organization basically ensures कि हर एक employee जो हमारी organization पे काम कर रहा है that employee knows his role that he has to play in the organization. तो हर एक आदमी को पता है कि उसने क्या काम करना है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, एंड दे आर डूइंग द वर्क अकॉर्डिंगली. तो उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमारी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हम टाइमली अचीव कर पाते हैं. तो दैट इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स बिकॉज रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ आर क्लियरली डिफाइंड. लास्ट एडवांटेज इज स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो हम फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे आर बीइंग परफॉर्म continuously. Even if some employee leaves the job, but ये जो functions हमें organization में perform कर रहे हैं they go on and there is continuity of performance of tasks in the organization. तो जो employees का behavior है that can be fairly predicted, क्योंकि ये जो rules हमने specify कर रखे हैं to guide them, they all are following the same rules for the working of the organization. So that is why there is stability in the organization. Now there are certain disadvantages of formal organization. First is procedural delays. Formal communication जो है it sometimes leads to procedural delays, क्योंकि हमें established chain of command follow करनी है, and that is why in case of emergency there might be delay in decision making. हमें अगर कोई डिसीजन लेना है इन द केस ऑफ एमरजेंसी तो उसमें डिले हो सकता है बिकॉज वी आर फॉलोइंग अ चेन ऑफ कमांड. वी आर एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वी आर फॉलोइंग स्केलर चेन इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. So that is why when we pass on the message from one individual to other, it takes time
and in case of emergency it becomes difficult to take timely decisions. Next disadvantage is lack of initiative. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है इसमें हम प्री डिसाइडेड गोल्स को अटेन करने के लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं टॉप मैनेजमेंट ने ले डाउन करे हैं, वी आर फॉलोइंग दोज रिजिड ले डाउन पॉलिसीज एंड रूल्स, and there is no place of creative talent of an employee in this organization. तो कोई भी एम्प्लॉई जो है अपनी क्रिएटिविटी या अपने इनिशिएटिव को नहीं शो करता फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. They just follow the rigidly laid down policies and rules in the organization. Last disadvantage is there is limited, these organizations are limited in scope. Basically these organizations, they have their emphasis on work only and they are not giving any importance to psychological or social needs of employee. तो इसीलिए जो हमारे employees हैं they may be demotivated most of the time. So that is why we say they are limited in scope, क्योंकि इनका जो emphasis है that is totally on work and not on social or psychological needs of an employee. Now let us start with informal organization. Now informal organization जो है it is that organization which emerges of its own within the formal organization. तो ये जो organization है ये अपने आप ही emerge हो जाती है within the formal organization. It emerges spontaneously without any effort and is not deliberately created by the management. And ये जो organization है basically we can define this organization as interaction among people at work gives rise to a network of social relationships among employees. That is called informal organization. यानी कि जब एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स आर परफॉर्मिंग देयर वर्क एंड दे आर इंटरैक्टिंग अमंग अदर पीपल वाइल डूइंग देयर वर्क, तो एट दैट टाइम इट गिव्स राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़. जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना एक सोशल रिलेशनशिप क्रिएट कर लेते हैं अमंग देमसेल्व्स एंड द सोशल रिलेशनशिप इज़ नथिंग बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में they have frequent contacts and they cannot be forced into rigid formal structure. So rather based on their interaction and friendship they tend to form their groups. And these groups they show conformity in terms of their interest. यानी कि जो उनका interest है उसके accordingly they form their groups in the organization, and these groups that they form that are as a result of social interactions among them, और इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एग्जाम्पल है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का या ग्रुप्स का, दैट इज़ बेसिकली दीज ग्रुप्स आर फॉर्म्ड विद कॉमन इंटरेस्ट एंड दोज हु टेक पार्ट इन क्रिकेट मैचेस ऑन संडेज. जैसे कि आपने देखा है कई कंपनीज़ में जो एम्प्लॉयज़ हैं कंपनीज़ के दे पार्टिसिपेट एंड दे प्ले क्रिकेट मैचेस ऑन संडेज. They meet in cafeteria for coffee, and sometimes if they are interested in dramatics, so they plan and go for watching certain dramas and all. So जो उनका common interest है उसके basis में ये अपने groups बना लेते हैं, and these groups are nothing but informal organization. Now let us discuss the features or characteristics of informal organization. First is automatically created. Informal organization जो है it is being created automatically. It emerges spontaneously, that is without any effort. इसको हम deliberately नहीं create करते as we do for formal organization. Second is rules and regulations. Informal organization में जो है it has no set behavior pattern. There are no official laid down rules and regulations. यहाँ पे जो ग्रुप नॉर्म्स हैं दे बिकम द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर फॉर मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट रिजल्ट्स ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ विद वन एंड अदर. तो ये जो है ओरिजिनेट होती है विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल और पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़, एंड इट हेल्प्स
to satisfy the social or psychological needs of the employees. नो डेफिनेट स्ट्रक्चर, इस ऑर्गेनाइजेशन का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. इट हैज़ नो फॉर्म, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप्स का एमंग द मेंबर्स. कोई इसके रिटन रूल्स नहीं है एंड देयर इज़ नो फॉर्म और स्कोप ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. लास्ट फीचर इज़ नो फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है. यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन और फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर्स. जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो किसी भी डायरेक्शन में किसी से भी बात कर सकते हैं. देयर इज़ नो फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन एज वी हैव इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Now we have certain advantages and disadvantages of informal organization. First is fast communication. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है, यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. तो जो कम्युनिकेशन हो रही है, दे कैन कम्युनिकेट विद एनी इंडिविजुअल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दे आर नॉट फॉलोइंग एनी स्केलर चेन एज वी डू इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इट लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक. तो ये जो कम्युनिकेशन है दैट इज़ क्वाइट फास्ट बिकॉज वी कैन ट्रांसफ़र द मैसेजेस क्विकली एंड वी कैन अटेन द फीडबैक ऑफ द एम्प्लॉयज़ क्विकली थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे कोई प्रिस्क्राइब लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर नॉट बीइंग फॉलोड. सेकेंड एडवांटेज इज फुलफिल सोशल नीड्स. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये हेल्प करती है टू फुलफिल द सोशल नीड्स ऑफ द मेंबर्स एंड इट अलाउज द मेंबर्स टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल, यानी कि जिनका इंटरेस्ट जिस चीज़ में होता है वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं. तो मेंबर्स आर फाइंडिंग देयर अदर एम्प्लॉयज़, दोज हु आर हैविंग सेम इंटरेस्ट एज अ पर्टिकुलर मेंबर हैज़. इससे क्या होता है, जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है बिकॉज दे हैव सेम सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, दे फील सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो दे हैव जॉब सेटिस्फैक्शन व्हेन they form their social groups on common interest. Next advantage is it fills the inadequacies of formal structure. यानी कि जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में डिसएडवांटेजेस हैं या कुछ उसमें कमी है, दैट इज़ बेसिकली फुलफिल्ड बाय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स ओनली बाय कॉम्पनसेटिंग फॉर इनएडिक्वेसीज इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, जब एम्प्लॉयज़ का क्या रिएक्शन होगा टुवर्ड्स एनी प्लान्स और पॉलिसीज़ जो कि टॉप मैनेजमेंट ने फ्रेम की है, उसको हम टेस्ट कर सकते हैं थ्रू इनफॉर्मल नेटवर्क. तो इनफॉर्मल नेटवर्क से जो हमारी फॉर्मल organization में inadequacies and that can be checked. Next is advantage we are starting with for informal organization. The first disadvantage is spreads rumor. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये रूमर स्प्रेड करती है, तो इट एक्ट्स एज अ डिस्ट्रप्टिव फोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो रूमर है, दिस इज़ नथिंग बट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट एक्चुअली ट्रू बट इट टेंड्स टू बी ट्रू, यानी कि अफवाह जिसे आप हिंदी में कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रूमर. तो जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कई बार ये रूमर स्प्रेड करती है एंड मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज़ बीइंग स्प्रेड थ्रू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन structure are rumors and it may mislead the employees. For example, एक employee बॉस के रूम में गया and he overheard the talks of boss. बॉस किसी से बात कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है इस बार हमें बहुत ज़्यादा हुआ है एंड अच्छा प्रॉफिट हमने अर्न किया है. एंड व्हेन दैट एम्प्लॉय ओवरहर्ड दिस टॉक, ही जस्ट वेंट आउट ऑफ द रूम ऑफ द बॉस और उसने ये न्यूज़ स्प्रेड कर दी बाकी एम्प्लॉयज़ में कि इस बार प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो वी विल बी हैविंग डबल बोनस. लेकिन देयर वाज नो कमिटमेंट ऑफ द बॉस रिगार्डिंग दिस थिंग. तो इस तरह से ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अमंग ऑल द इंडिविजुअल्स. तो दिस इज़ अ रूमर. रूमर क्या है? एक स्टेटमेंट विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू बट इट टेंड्स टू बी ट्रू, क्योंकि बाकी एम्प्लॉयज़ सोचने लगे कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हुआ है तो हमें भी डबल बोनस मिलेगा.
So that is, it spreads rumors. Next is resistance to change. मैनेजमेंट जो है इट मे नॉट बी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपोज कर रही है, यानी जो हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स बने हुए हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो किसी रूल या पॉलिसी को नहीं फॉलो कर रहे या उसके अगेंस्ट हो गए हैं तो हमारी मैनेजमेंट सफ़र करती है. तो दैट रेजिस्टेंस टू चेंज मे डिले और रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. Next disadvantage is priority to group interest. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं इसमें ड्यू टू सोशल इंटरेक्शंस उसको प्रायोरिटी देते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग प्रायोरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. तो इट कैन बी हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो हमने नॉर्म सेट करे हैं इस ग्रुप्स के, दे आर फॉलोइंग दोज नॉर्म्स, एंड अगर वो नॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हार्मफुल प्रूव करते हैं. तो बेसिकली जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये इट हैज़ अ ग्रेप वाइन क्या है बेसिकली, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड क्विकली, और जो नॉलेज है इनफॉर्मल ग्रुप्स की दैट कैन बी यूज टू गैदर सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. और जो हमारे इनफॉर्मल ग्रुप्स हैं दे आर कोऑपरेटिंग विद द मैनेजर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवांटेज ले सकती है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों का. यानी कि इफ़ द कॉम्बो इज़ देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन then it can take the advantage of informal and formal organizations both. तो basically informal organization को हम grapevine कहते हैं because it spreads rumors in the organization. Now let us do the distinction of formal and informal organization. Now formal and informal organization जो है we have certain points of distinction of these organizations. First is meaning. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट, यानी कि इट इज़ इंटेंशनली क्रिएटेड by the top level of the organization to achieve the pre-decided goals of the organization. Informal organization जो है ये originate करता है of its own और spontaneous originate करता है due to social interaction among employees. When employees of the organization they are interacting with each other, so they form their social groups, and that leads to informal organization formation. Next is origin. Formal organization जो है it arises as a result of companies rules and policies, और जो informal organization है it basically arises as a result of social interaction of the employees working in the organization. Next is authority. Formal organization जो है it arises by virtue of positions in the management, यानी कि it arises on the basis of positions of the management that is there. एंड इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो अथॉरिटी है वो अराइज करती है एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरैक्शन among the different individuals or the personal qualities of individuals working in the organization. तो जो formal organization है इसमें तो अथॉरिटी अराइज हो रही है by virtue of the position of the management, यानी कि जिस पोजीशन पे एक एम्प्लॉय वर्क कर रहा है on that basis their authority is being arised. और इनफॉर्मल में जब वो सोशली इंटरैक्ट कर रहे हैं तो जिस इंडिविजुअल की जो पर्सनल क्वालिटी है उसके बेसिस में अथॉरिटी अराइज होती है. देन वी हैव बिहेवियर ऑफ employees in formal organization is directed by the rules and regulations laid down by the top management. Informal organization में there is no set behavior, ये अपने group norms follow करते हैं. Next point of distinction is flow of communication. Formal organization जो है that follows scalar chain or defined channels of communication, and इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं होती. एनी इंडिविजुअल कैन कम्युनिकेट विद एनी वन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है दैट इज़ नॉट थ्रू अ प्लान रूट, इट कैन टेक प्लेस इन एनी डायरेक्शन, लेकिन फॉर्मल में इट टेक्स प्लेस थ्रू स्केलर चेन, दैट इज़ अ चेन इज़ बीइंग फॉलोड फॉर ट्रांसफरिंग द मैसेजेस. नेक्स्ट डिस्टिंक्शन इज नेचर. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज़ रिजिड इन नेचर.
because we have to follow the rules and regulations laid on by the top management strictly. Or informal organization hai, that is flexible because that is created on the basis of social interactions of individual within an organization, and they have their own group norms, so that is why it is flexible. लास्ट पॉइंट इज लीडरशिप। मैनेजर्स जो हैं दे आर लीडर्स, दे आर बेसिकली लीडिंग द एम्प्लॉयज़ टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। और इनफॉर्मल में जो है लीडर्स मे और मे नॉट बी मैनेजर्स, दे आर बेसिकली चोजन बाय द group that have been formed an informal organization. So these are the points of distinction between formal and informal organization. That's all for today. Thank you.